गुड मॉर्निंग। हमने हमारी पहली तासिका में हिंदी कृति पत्रिका का प्रारूप देखा। आज हम कृति पत्रिका के अनुसार विभाग 3 जो व्याकरण है, जो कुल 8 अंकों का रहता है, तो उस व्याकरण के सारे प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न जो मानक वर्तनी का रहता है वो हम बाद में देखेंगे। आज हम अव्यय के बारे में देखने वाले हैं, अव्यय का अभ्यास करने वाले हैं। ये जो अव्यय है हमने छठी कक्षा से पढ़ा है, छठी कक्षा से 9वीं कक्षा तक हम ये पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम इसका दोबारा सराव करेंगे। अब देखो, आपको परीक्षा में अव्यय के लिए सार्थक वाक्य बनाना आता है। अव्यय का स्वतंत्र रूप में वाक्य में प्रयोग करो। अव्यय के शब्द दिए जाते हैं, लेकिन शब्द का वाक्य बनाते समय हमें हर एक की परिभाषा को याद करके अर्थ के अनुसार उसका वाक्य बनाना है। हम एक एक देखेंगे। पहला है, अब पहले देखते हैं अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय का दूसरा शब्द है अविकारी। लेकिन अव्यय किसे कहते हैं? जिनमें लिंग वचन के अनुसार कुछ भी बदलाव नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अव्यय। अविकारी, अविकारी विकार म्हणजे बदलाव, अविकारी मतलब जिनमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है। तो चलो हम एक एक देख लेंगे। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ या बताया है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सबसे पहले अव्यय की जो परिभाषा है वो आप लिखेंगे। अव्यय को अविकारी कहते हैं। लिंग वचन के अनुसार जिनमें बदलाव नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 भेद हैं। अब हम एक एक भेद देखेंगे। सबसे पहला भेद जो है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण माने क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देने वाला शब्द। अधिक जानकारी माने किस चीज की जानकारी? क्रिया कहाँ हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है। तो इसके लिए हमें ये शब्द है जो मैंने उदाहरण के तौर पर दिए हैं। अब आपको क्या करना है? क्रिया विशेषण की परिभाषा को याद रखते हुए आपको इन सारे शब्दों का स्वतंत्र रूप में वाक्य बनाना है। फिर से सुनो, क्रिया विशेषण माने क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देने वाला शब्द। अधिक जानकारी यानी क्रिया कहाँ हुई है, क्रिया कब हुई है, या क्रिया कैसे हुई है, क्रिया का स्थान, क्रिया का काल और क्रिया की रीति बनाने वाला शब्द। अब देखो, अब यहाँ पर उसके तौर पर कौन कौन से उदाहरण हैं ये आप सारे अपनी कॉपी में लिखना है। आपको क्या क्या लिखना है? सबसे पहले अविकारी अव्यय की परिभाषा लिखनी है। लिंग वचन के अनुसार जिनमें बदलाव नहीं होता है उन्हें अव्यय इनटू ब्रैकेट अविकारी कहते हैं। अब 1 नंबर डालना है। क्रिया विशेषण ऊपर लिखना है अव्यय के 4 भेद। पहला, क्रिया विशेषण डैश क्रिया के बारे में अधिक जानकारी इनटू ब्रैकेट क्रिया का स्थान, क्रिया का काल, क्रिया की रीति। रीति बोले तो री दूसरा, ती पहला, ब्रैकेट कंप्लीट की जानकारी देने वाला शब्द। अब ये होने के बाद आपको ये जो उदाहरण के तौर पर मैंने शब्द दिए हैं वो एक के नीचे एक लिखने हैं और हर शब्द के आगे उसका वाक्य बनाना है। जैसे कि आज, कल, तुरंत, हमेशा, अचानक, सदैव, निरंतर, लगातार। तो आपको इसका एक एक वाक्य बनाना है। उदाहरण के तौर पर मैं एक शब्द देखती हूँ, देखो, धीरे धीरे। अब धीरे धीरे ये जो वाक्य है, शब्द है, उसका मैंने वाक्य क्या बनाया है? गाड़ी धीरे धीरे चलती है।
तो क्रिया कौन सी है? चलने की। क्रिया के बारे में किस शब्द से हमें जानकारी मिलती है? धीरे धीरे। मतलब धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण अव्यय है। तो उसी प्रकार आपको हर एक शब्द के वाक्य बनाने हैं। समझ में आया? ये हुआ क्रिया विशेषण। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक की परिभाषा क्या है? दो शब्द तथा दो वाक्यों को बीच में जोड़ने वाला शब्द। अब देखो यहाँ पर और राम और श्याम, सीता और गीता, और ओ में अंतर है। ध्यान से हमें बाद में और शब्द का देखना है, इसलिए अभी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न करें। समुच्चय बोधक डैश दो शब्द तथा दो वाक्यों को बीच में जोड़ने वाला जो शब्द है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। ये परिभाषा आपको लिखनी है और उसके नीचे एक एक शब्द लिखना है और उसके वाक्य आपको बनाने हैं। समझ में आया? तो ये हो गया समुच्चय बोधक। अब तीसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक, इसकी परिभाषा बहुत लंबी है। संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर आता है और वाक्य में आए किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध दिखाता है। देखो फिर से, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है और वाक्य में आए किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध दिखाता है। ये डेफिनेशन, ये परिभाषा बहुत लंबी है। इसके लिए अगर हम इसके बजाय एक शब्द याद रखें, दूसरी वेलांटी वाला जो कि आता है, दूसरी वेलांटी वाला जो कि आता है, दूसरी वेलांटी वाला की या के बाद जो भी शब्द आता है वो संबंध सूचक रहता है। जैसे कि मैं नदी की ओर गया, उसके पास मेरा घर है या उसके पास बहुत पैसा है। वाक्य लिखने में क्या जाता है? उसके पास बहुत पैसा है। मैंने उसके लिए काम किया। हम उसके बाद वहां गए। हम उसके साथ काम करते रहे। मतलब संज्ञा या सर्वनाम आया है और उसके बाद ये शब्द आया है। तो ज्यादातर दूसरी वेलांटी वाला की या के बाद जो शब्द आता है वो रहता है संबंध सूचक। हमें भी अगर वाक्य बनाना है तो इन शब्दों के पीछे हमें दूसरी वेलांटी वाला की या के लगाकर हमें वो वाक्य बनाना है। अब तीसरा है विस्मयादि बोधक। विस्मय, विस्मय माने आश्चर्य, आदि माने इत्यादि, आश्चर्य जैसे शब्दों का बोध करने वाला। अब यहाँ पर अब ध्यान से सुनना है, ये भाव प्रकट करने वाले शब्द है जिससे घृणा, तिरस्कार, हर्ष, दुख, आनंद इस प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं। और ये शब्द हमेशा वाक्य के शुरू में आता है और उस शब्द के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह रहता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब देखो, अब अक्सर आप गलती क्या करते हो? ये शब्द है अरे रे अरे, इसमें गलती होती है। अरे रे मतलब बहुत बुरा हुआ और अरे माने आश्चर्य। उदाहरण के तौर पर अगर मैं तुम्हारे घर आई, तुमने दरवाजा खोला, मुझे देखकर तुम्हें आश्चर्य हुआ होगा या बुरा लगा होगा। तो तुम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हो, उपयोग करते हो, ये शब्द सुनकर मुझे लगेगा कि तुम्हें क्या लगा है। जैसे कि देखो, तुमने दरवाजा खोला, मुझे देखा
अरे रे आप आई, तो मुझे क्या लगा कि तुम्हें बुरा लगा है। अगर तुमने कहा अरे आप आई, मतलब अरे रे किसी चीज का बुरा हुआ है, तो इसके लिए अरे रे शब्द का इस्तेमाल होता है। अरे माने आश्चर्य, वाह वाह मतलब बहुत अच्छी बात है, वाह वाह 6 अंक लाए तूने। फिर उसके बाद शाबाश, अच्छे अंक लाए तुमने। हम कभी भी इन शब्दों को बीच में नहीं लगाते हैं, जैसे कि अच्छे अंक शाबाश लाए तुमने, ऐसा कभी बोलते हैं क्या हम? नहीं। इसके लिए जैसे भाव हमारे शुरू में प्रकट होते हैं और इसीलिए हमें इन शब्दों को शुरू में लेना है। इन शब्दों के बाद, ये शब्द इस्तेमाल करने के बाद हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी उद्गारार्थी चिन्ह देना जरूरी है। काश, काश परीक्षाएं न होती, काश मैं पंछी होता, इस तरह का शब्द इसमें आएगा। समझ में आया? तो ये सब अपना हो गया अव्यय, अविकारी। अब देखो ये 1 अंक के लिए है, 1 अंक के लिए ये है, लेकिन 1 अंक के लिए 1 1 1 मिलाकर ही हमें 8 गुण प्राप्त करने हैं। समझ में आया? तो चलो हम फिर से इसकी रिवीजन लेते हैं, सराव करते हैं। आपको जो जो मैं बोलती हूँ वो गृह कार्य आपको करना है। अव्यय, अव्यय को अविकारी कहते हैं। जिनमें लिंग वचन के अनुसार कुछ भी बदलाव नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। यह डेफिनेशन, परिभाषा आपको लिखनी है और उसके बाद में अव्यय के 4 भेद है। नंबर 1 क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बाद आपको उसकी सिर्फ परिभाषा लिखनी है। क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर उसके बाद में एक एक शब्द इसके नीचे एक के बाद एक लिखने हैं और उसके वाक्य बनाने हैं। ये पूरा क्रिया विशेषण का होने के बाद आपको एक लाइन छोड़ के समुच्चय बोधक लिखना है। समुच्चय बोधक की परिभाषा 2 वाक्य तथा 2 शब्दों को बीच में जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। अब देखो इस परिभाषा में मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है। 2 शब्द तथा 2 वाक्यों को बीच में जोड़ने वाला शब्द। कौन से 2 शब्दों को, 2 वाक्यों को बीच में जोड़ा मैंने? कौन से शब्द से? तथा। बराबर। अब इसके लिए आपको फिर से एक के बाद एक नीचे ये शब्द लिखने हैं और उसके वाक्य आपको बनाने हैं। अब आएगा संबंध सूचक। इसकी परिभाषा आपको ऐसा नहीं लिखना है दूसरा किया के, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला था। उसकी परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनो। संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर आता है और वाक्य में आए किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध दिखाता है। देखो फिर से, संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर आता है और वाक्य में आए किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध दिखाता है। फिर उसके नीचे आपको सारे शब्द लिखकर वाक्य बनाने हैं। फिर चौथा आएगा विस्मयादि बोधक। इसकी परिभाषा, इसका शब्द जो है वो ठीक से देखो। विस्म सकोम या दी पहला बोधक, भाव प्रकट करने वाले शब्द। फिर उसके बाद उसके नीचे एक के बाद एक पूरे शब्द लिखने हैं और वाक्य बनाने हैं। ये शब्द लिखने के बाद इसका उद्गारार्थी चिन्ह देना बहुत ही जरूरी है। तो ये हो गया हमारा पूरा अव्यय का विभाग। अब अगली तासिका में मुझे आपकी कॉपी में ये पूरे अव्यय के वाक्य
लिखे हैं ऐसा देखना चाहिए। समझ में आया? थैंक यू।